हाय स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वेक्टर 3D में मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो यह है कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन भी कह सकते हैं यहाँ पे से। तो हम प्लेन की इक्वेशन देखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इंटरसेप्ट वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके थे 11th क्लास में ही। आपने लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म देखी थी। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 टाइप की एक फॉर्म आती थी लाइन की। तो उसी टाइप की फॉर्म हमारी यहाँ प्लेन में भी आएगी। तो अगर किसी को लाइन की इक्वेशन अगर नहीं पड़ी थी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि लाइन और प्लेन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर पड़ी थी तो अच्छी बात है, आपको अभी समझ में और अच्छा आ जाएगा। तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन पढ़ना है। तो इंटरसेप्ट पहले तो समझ लीजिए इंटरसेप्ट वर्ड का जो मीनिंग होगा, जनरल मीनिंग क्या होगा इंटरसेप्ट वर्ड का। तो जैसे मैं समझाता हूँ आपको कि ये एक्स वाई जेड कोई 3 डायमेंशनल स्पेस है। एक्स है, वाई है एंड जेड एक्सिस है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस है। मान लिया हमारा कोई प्लेन इस तरीके से लाई करता है। ये है हमारा प्लेन। तो ध्यान रखिए, लाइन में भी पढ़ते थे हम कि हमारा अगर कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करे उसे हम कहते थे कि वो एक्स इंटरसेप्ट है। जहाँ पर वाई एक्सिस में कट करे हम कहते थे कि वाई इंटरसेप्ट है। जहाँ पर जेड एक्सिस में कट करती थी हम कहते थे कि वो जेड इंटरसेप्ट है। इस केस में आप देखेंगे कि हमारा प्लेन जो है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट में यहाँ पर हमारे इन एक्सिसों को कट कर रहा है। मतलब ये एक्स एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को एंड ये जेड एक्सिस को कट कर रहा है। तो जहाँ पर ये कट कर रहा है तो ये हमें पॉइंट गिवन है। तो अगर हमें यहाँ पर हम बात करें कि हमें गिवन क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि गिवन हमें क्या क्या है। तो गिवन ये है कि 3 पॉइंट्स which 3 points which lies in a plane and exist in the intercept in the intercept in the intercept form in the axis of x y एंड z। तो हमें ये बात पता है कि 3 पॉइंट्स विच लाइज इन अ प्लेन एंड एग्जिस्ट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म इन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस में वाई एंड जेड क्या होता है, जीरो। तो समझ लीजिए इसका ये पॉइंट मान लिया ए है, तो बाकी जीरो जीरो होंगे एक्स वाई एंड जेड। इसका क्या होगा, इसका एक्स जीरो होगा, जेड जीरो होगा और वाई कुछ होगा तो बी है मान लिया। वैसे ही इसका एक्स ज़ीरो होगा, वाई ज़ीरो होगा और जेड क्या होगा, कुछ होगा मान लिया, सी सपोज किया। तो अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट बनाता हो, उसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमने उसका नाम दे दिया कि इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। तो जरा आप याद कीजिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा प्लेन का था, मैंने आपको उस समय बहुत कहा था कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारी एक फॉर्म आई थी प्लेन की। तो लिख देता हूँ, वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो हमारी है ये किसी प्लेन की एक क्या है, इक्वेशन है। आपको याद होगा, वी हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो किसी प्लेन की ये क्या है, इक्वेशन है, जहाँ पर वेर ए बी सी एंड डी आर सम कॉन्स्टेंट्स। तो ये कोई कांस्टेंट है, याद कीजिए आप इसको, वरना आपने जहाँ पर नोट किया होगा पहले वहाँ से आप इस बात को दोबारा अगेन समझ सकते हैं कि ये क्या हुआ था, कि ये फॉर्म कहाँ से आई। तो देखिए, हमें ये ए बी सी डी कोई कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन हो जाए तो हम उनको यहाँ पर रख कर हम अपने रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर सिर्फ अभी जो शॉर्टेज है वो है ए बी सी डी नाम के इन कॉन्स्टेंट टर्म्स की। तो अगर हमें ए बी सी डी गिवन हो जाए तो हमें प्लेन गिवन हो जाएगा। तो समझिए कि ये पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी प्लेन में लाई कर रहा है एंड ये पॉइंट भी प्लेन में लाई कर रहा है। तो क्यों ना तीनों पॉइंटों को प्लेन की इक्वेशन में लाई करवा दिया जाए। तो फिर हमारा कुछ रिक्वायर्ड कुछ ए बी सी डी की वैल्यू के कुछ चांस बनते हैं आने के। तो मैं अगर कहता हूँ कि इस प्लेन में दिस प्लेन हैव 3 पॉइंट्स ए बी सी respectively
तो हमें यहाँ पर ए बी सी ये 3 पॉइंट गिवन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट गिवन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर इन 3 पॉइंटों को अगर हम इसमें लाई करवाएं, मतलब अगर मैं इसे फ्रॉम 1 कह देता हूँ और इसको 1 नाम दे देता हूँ इक्वेशन का, तो हम बोलेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 मस्ट सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए की वैल्यू क्या है? फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए 0 0 ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको इसमें सेटिस्फाई कराइए। तो क्या देखते हैं कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0। इतना टर्म तो आपका 0 हो गया। तो बचा क्या आपके पास? ए प्लस डी इज इक्वल टू 0। देखिए हमें यहाँ पर ए के प्लेस पे कुछ रखना है, तो ऐसा करते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस का डी अपॉन ए। ये हमने यहाँ पर फॉर पॉइंट ए के लिए निकाला और हमारी ए की जो वैल्यू आई वो आई ए इज इक्वल टू माइनस का डी अपॉन ए। लेकिन थोड़ी सी अभी जो प्रॉब्लम है वो अभी हमारे सामने है, क्योंकि हमें ए की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली लेकिन डी की टर्म्स में आ रही है। ए तो चलिए हमें गिवन है यहाँ पर, लेकिन डी की टर्म्स में आ रही है, डी तो अननोन है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फॉर पॉइंट बी, अगर हम पॉइंट बी के लिए इस बात को देखते हैं कि क्या होगा। तो फॉर पॉइंट बी के लिए हम जानते हैं कि 0 बी और 0 कोऑर्डिनेट ऐसे डिफाइन है। पॉइंट बी के लिए 0 बी 0 कोऑर्डिनेट डिफाइन है। तो इसको अगेन हम इसमें अगर सेटिस्फाई करें तो हम क्या देखते हैं? ए 0 प्लस बी प्लस सी 0 एंड डी सेम है इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म एंड ये टर्म इस बार 0, तो क्या आता है? बी प्लस डी इज इक्वल टू 0, हेंस कैपिटल बी इज इक्वल टू माइनस का डी बाय बी। तो इस तरीके से आपने ये फॉर्म निकाल दी। तो इस बार अगेन आपका बी तो आया स्मॉल बी की फॉर्म में, लेकिन डी की फॉर्म में अगेन आया। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फॉर पॉइंट सी के लिए, कैपिटल सी के लिए, तो हम देखते हैं कि इसके पॉइंट आते हैं आपके 0 0 एंड सी। अगेन इस ही को अगर हम इसमें इम्प्लाई करा दें ऊपर वाले में, तो हम क्या देखते हैं कि ए 0 प्लस बी 0 प्लस सी स्मॉल सी इज इक्वल एंड प्लस डी। तो प्लस डी इधर आके माइनस का डी हो गया, समझ लीजिए। तो ये टर्म्स इस बार 0, तो हमारा जो कैपिटल सी निकलता है वो क्या आता है? माइनस का डी अपॉन स्मॉल सी। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल सी भी आ गया। तो ये जो बॉक्स वैल्यूज़ हैं हमारे जो ए बी सी की आ रही है, अगर हम इन तीनों बॉक्स वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करें 1 में, फ्रॉम बॉक्स वैल्यूज़ एंड इक्वेशन 1, तो अगर हम बॉक्स वैल्यू को इक्वेशन 1 में सेटिस्फाई कराते हैं तो हम ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे? माइनस का डी अपॉन ए एक्स। अब बी के प्लेस पे माइनस का डी अपॉन बी वाई, एंड सी के प्लेस पे माइनस का डी अपॉन सी। ध्यान रखिए यहाँ मैंने गलती से कैपिटल बी लिख दिया, ये स्मॉल बी है और ये भी स्मॉल है। और यहाँ पर आगे क्या गिवन है आपको? प्लस का डी इज इक्वल टू 0। तो अगर आप देखते हैं कि आप यहाँ से माइनस का डी कॉमन निकालते हैं तो आपके पास क्या यहाँ पर बच रहा है? एक्स अपॉन ए, यहाँ पर वाई अपॉन बी एंड यहाँ पर जेड अपॉन सी। सॉरी यहाँ पर तो जेड लिखा ही नहीं, जेड अपॉन सी। तो वो डी जब उस साइड जाएगा आपके राइट हैंड साइड तो माइनस के डी के साथ आएगा। और आप समझ गए कि वो डी जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा अभी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। तो ये रही है आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर आपने 11th क्लास में देखा था अपनी लाइन की इक्वेशन तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि ये कुछ कुछ उसी की तरह की इक्वेशन है। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारी जो इंटरसेप्ट फॉर्म आई वो क्या आई? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1, वेर ए बी सी आर द 3 कोऑर्डिनेट्स विच लाइज इन द प्लेन and intersect the x-axis, y-axis and z-axis at a, 0 0 0, b 0 0 and 0 0 c पॉइंट। तो ये था आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म ये हो गई। अब इंटरसेप्ट फॉर्म आपको समझ में आ चुका है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो ये टॉपिक तो हमारा हो गया क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन
for coplanarity of two lines। तो हमारे पास क्या टॉपिक है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। तो किसी दो लाइनों को हमें प्रूव करना है कि वो कोप्लेनर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल में आपके क्वेश्चन जरूर है, जरा देखिएगा। मिसलिनियस का एग्जांपल जहाँ पर आपके उसमें है, वहाँ पर सेकंड या थर्ड में जो भी एक एग्जांपल है आपको कोप्लेनरिटी का मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो वो एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप उसे समझ पाएंगे अगर ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो पहले बहुत ध्यान से इसे समझिए और तुरंत इसका एम्प्लीफिकेशन उसमें कीजिए। भले आपके एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैच कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन पहले आप अपने मेथड से कीजिए, आंसर ज़रूर मैच करेगा। तो ये मेथड कुछ इस तरीके से है कि अगर हमारे पास अगेन यहाँ पर कोई एक 3 डायमेंशनल स्पेस गिवन है, एक्स वाई एंड जेड, ये 3 एक्सेस हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये जो 3 एक्सेस गिवन है यहाँ पर ओरिजिन लाई करता होगा बीच में। तो हमें क्या बोला गया कि कंडीशन देनी है कोप्लेनरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई एक प्लेन कुछ इस तरीके से इस स्पेस में लाई कर रहा है, तो अगर हमारा कोई प्लेन यहाँ पर स्पेस में लाई कर रहा है, तो अगर हमें इसे दिखाना है कि कोप्लेनरिटी अगर टू लाइन इसमें यहाँ पर इस प्लेन में लाई कर रही है, एक ये हो गई और एक ये हो गई, प्लेन में लाई करने वाली कोई दो लाइन, तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा के दिया हुआ है कि टू लाइंस। इसका मतलब ये दो लाइन से कम हमें हमारे साथ ये दो लाइन तो डिफाइन है। इसका मतलब ये दो लाइन हमें डिफाइन करके मिली होंगी, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने हमसे क्वेश्चन दो लाइनों के बारे में बात की है। जरूर ये दो लाइनें बोला है, तो इसका मतलब ये लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। इसका मतलब ये फुल्ली क्या होंगी आपकी, ये आपकी फुल्ली डिफाइंड लाइन्स हैं। तो ये किसी पॉइंट से पास करती होंगी, जैसे हमने लाइन की क्वेश्चन में पढ़ा है, और किसी भी लाइन के अपनी पैरेलल लाइन के मतलब पैरेलल होगी, जो कि B1, जब आप समझते हैं कि इसको हम क्या नाम देते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि ये A1 पॉइंट से पास कर रही है और ये वाली आपकी A2 पॉइंट से पास कर रही है, ऐसे करके, और रही बात इसकी, तो मैं बोलूँ ये B2 वेक्टर के पैरेलल है और ये B1 वेक्टर के पैरेलल है। आपको सारी बातें रिमाइंड हो चुकी होंगी, हमने क्या पढ़ा था उस समय। तो ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इस पॉइंट को हम कहते हैं आपका A1 वेक्टर। ये इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, A2 वेक्टर। जरा बात को बहुत ध्यान से समझिए। जब लाइन की इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पर कि R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, मतलब B1 A1, तो यहाँ ये A1 इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि इस वेक्टर को। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ये बातें असल में दिखाई नहीं रहती हैं बुक्स में, तो इस बात को आप ध्यान से समझेंगे कि A1 वेक्टर ये है, ना कि ये, जबकि B1 वेक्टर यही है। B1 क्योंकि अपने आप में एक वेक्टर है और A1 एक पॉइंट था, उसको पोजीशन वेक्टर बनाया गया। वैसे यहाँ A2 वेक्टर ये है और B2 अपने आप में वेक्टर डिफाइन है। तो इस तरीके से आपके पास ये A2 और B2 और A1 और B1 को समझ पा रहे हैं। तो ज़रा समझिए, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन लेने का काम हमेशा हम करते हैं B1 और B2 से, क्योंकि B1 और B2 का डायरेक्शन फिक्स है। जबकि इसका कोई और पॉइंट अगर यहाँ होता है, उसका डायरेक्शन कहीं और, इसका कहीं और, तो इसमें लाई करने वाले हर एक पॉइंट का डायरेक्शन पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इस वेक्टर B1 का और B2 का जो डायरेक्शन होगा वो डिफाइंड है। हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ते समय भी देखा है कि लाइन की इक्वेशन डिफाइन कैसे होती है, इस B के कारण ही डिफाइन होती है, B वेक्टर के कारण। तो अब मुझे अगर एक बात कहूँ मैं आपसे कि देखिए ये B1 है, ये B2 है, तो B1 और B2 अगर लाई कर रहे हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट मैं करूँगा तो वो कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। मतलब अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा ऊपर को। तो मैं B1 B2 का क्रॉस करता हूँ। ज़रा बात को ध्यान से समझिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई कहाँ कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका प्लेन में ही लाई करेगा, ऑब्वियस है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर। जैसे समझ लेते हैं, इसकी नेमिंग कुछ कर लेते हैं, इसको मैं कुछ A पॉइंट, इसको कुछ B पॉइंट कह देता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि OA वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर, OB वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर, hence AB vector is equal to what, OB vector minus OA vector, yes, OB vector minus OA vector, and OB vector is equal to A2 vector minus A1 vector। तो ये आपका AB vector जो कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था वो आपने फाइंड किया।
ये आपका निकला। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर कि B1 क्रॉस B2 डायरेक्टेड in the direction of perpendicular to the plane, तो जो B1 क्रॉस B2 आपका लाई करेगा ये आपका कहाँ की तरफ को डायरेक्टेड है, ये आपका डायरेक्टेड है प्लेन से परपेंडिकुलर। आप जानते हैं ये कॉन्सेप्ट की क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, जिस प्लेन में वेक्टर का प्रोडक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर लाई करता है। तो ये आपका इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और A2 माइनस A1 कहाँ लाई कर रहा है, लाइज इन प्लेन। इसके बारे में क्या ख्याल है कि लाइज इन परपेंडिकुलर, ये लाइज इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि B1 क्रॉस B2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट AB वेक्टर के साथ अगर मैं कर दूँ तो कितना आएगा आंसर? यस, ऑब्वियस है कि 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है और ये प्लेन में लाई कर रहा है, एक प्लेन में लाई कर रहा है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियस है कि 0 ही आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट AB वेक्टर की वैल्यू आपने अभी बोली A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फ्रॉम देयर इज इक्वल टू 0। तो बस ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपकी कंडीशन है एक्चुअली, कि अगर ऐसा कभी हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाता है तो समझ जाइए कि B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट अगर कभी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 के साथ होता है तो यही आपकी कंडीशन है, कंडीशन फॉर कोप्लेनैरिटी ऑफ टू लाइन्स। यही आपकी कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। तो यही आपकी कंडीशन है। अब कोई इसे कौन सी कार्टेशियन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म में थी, अब कोई चाहे तो इसे कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं लेट सपोज कर लूँ कि B1 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो B1 वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं कि B1 वेक्टर कितना है यहाँ पर, तो B1 वेक्टर की वैल्यू, B1 वेक्टर की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो देखिए ज़रा, B1 वेक्टर मैंने पहले भी इसको बता रखा है कि कैसे आप इसके A B C कोऑर्डिनेट मानते हैं, क्योंकि अब ये डिफाइन है ABC की फॉर्म में, तो A1 B1 C1 मान लेता हूँ, इसके A2 B2 C2 में इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लेता हूँ। तो B1 वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए ज़रा आराम से, A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B2 वेक्टर, तो हमें यहाँ से पता है कि A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर A2 वेक्टर और A1 वेक्टर को भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, हमने कार्टेशियन फॉर्म पहले से पढ़ते आ रहे हैं, अब तो आप फैमिलियर हो चुके होंगे इनके साथ, X2 I कैप प्लस Y2 J कैप प्लस Z2 K कैप, एंड दिस इज X1 I कैप प्लस Y1 J कैप प्लस Z1 K कैप। तो अगर हम इन सभी चारों वैल्यूज़ को अगर यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम कुछ नेमिंग कर लेते हैं, 1 बोल देता हूँ मैं, चलिए इसे, तो अगर आप इस 1 में इन्हें पुट करते हैं तो आप क्या फाइंड करेंगे, देखेंगे आपकी B1 क्रॉस B2, कहने का मतलब है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होगा आपका A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप के साथ। तो इस तरीके से आपने क्रॉस प्रोडक्ट करा। अब आप डॉट प्रोडक्ट देखते हैं A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो ऐसा करता हूँ कि डायरेक्ट ही लिख देता हूँ X2 माइनस X1 का I कैप, ये भी आप समझते हैं आसानी से बहुत, Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1 K कैप। तो आपका ये हो गया, ये आपने इस तरीके से इसे डिफाइन किया कि ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट और ये आपका डिफरेंस जो था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मैंने एक ही लाइन में से कर लिया, आप इसे समझ सकते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने बता रखा है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका। तो I कैप J कैप K कैप लिखते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स,
इस बात का भी ध्यान रखिए, रिमाइंड करा देता हूँ कि कहीं आप सोच सकते हैं कि ये A1 B1 C1 को अगर नीचे कर दें, मतलब ध्यान रखिए इसका क्रॉस इसके साथ और इसका क्रॉस इसके साथ दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूट नहीं होता। वैसे भी आपने फोर्थ लेसन डैट वाला पढ़ा है, उसमें भी आप जानते हैं कि अगर रो को मैं इंटरचेंज कर दूँ तो माइनस का डिफरेंस आ जाता है। कहने का मतलब है A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A होता है। खैर ये तो आपका जनरल नॉलेज के लिए था, इसका रिलेशन कुछ नहीं था इस बात से। तो देखते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो इस तरीके से अगर आप इसको सिंपली प्रोडक्ट करें जैसे हम अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ में करते हुए आ रहे हैं, y2 माइनस y1 z2 माइनस